हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप स्टडी में आपका स्वागत है। आज की क्लास वीडियो में हम लोग किशोरावस्था की कुछ विशेषताएं पढ़ेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने शिशुअवस्था और बाल्यावस्था की विशेषताओं के बारे में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप देख सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था किशोरावस्था की अवधि जो 12 से लेकर के 18 वर्ष की होती है और यह अंग्रेजी भाषा के एडोलेसेंस और जो एडोलेसेंस से यह हिंदी रूपांतरण है। और एडोलेसेंस जो है लैटिन भाषा के एडोलेसियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिपक्वता की ओर बढ़ना। अर्थात इस जो आयु स्तर है, यानी कि यह जो 12 से लेकर के 18 वर्ष की आयु होती है बालक की, इसमें बच्चा परिपक्वता की ओर अग्रसर हो रहा होता है। चाहे उसकी मानसिक और शारीरिक किसी भी तरह की या किसी भी पक्ष का उसका विकास हो, वह परिपक्वता की ओर अग्रसर हो रहा होता है। इस अवस्था में बालक की जो भावनाएं होती हैं, मैं कौन हूँ, मैं भी कुछ हूँ, और तनाव, तूफान और ख्वाब की अवस्था होती है। इस अवस्था में बच्चा जो है इस तरह की भावनाएं उसमें होती है कि मैं कौन हूँ, मैं भी कुछ हूँ, मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इस तरह की भावनाएं लेकर के पड़ा रहता है। और यही अवस्था जो है स्टैनले हॉल के द्वारा तनाव, तूफान और ख्वाब की अवस्था कहा गया है। यानी किशोरावस्था को स्टैनले हॉल के द्वारा तनाव, तूफान और ख्वाब की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था की कुछ अन्य और विशेषताएं हैं, जैसे अस्थिरता की अवस्था। किशोरावस्था में बालक अस्थिर होता है, चाहे वह मन की बात हो, चाहे किसी तरह की बात हो, वो हमेशा कुछ न कुछ मानसिक रूप से अस्थिर रहता है। कुछ न कुछ तरह तरह की कार्य को करता रहता है, किसी एक चीज पे एक्टिव नहीं होता है। कभी उसके पसंद बदल जाते हैं तो कभी उसकी चाह बदल जाती है। हमेशा अस्थिर मन या अस्थिर मानसिकता होती है। फिर उसके बाद सेकेंड नंबर पे अप्रसन्नता की अवस्था। इसमें बालक हमेशा अप्रसन्न रहता है। फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे अधिकतम विकास की अवस्था। बालक की जितनी भी अवस्थाएं होती हैं, सब में अधिकतम विकास इसी अवस्था में होता है। फिर उसके बाद प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था। क्योंकि एक किशोरावस्था है और विकास की दृष्टि से तीसरा अवस्था है, और इसके नेक्स्ट में वयस्क अवस्था या प्रौढ़ावस्था आता है, तो ये अवस्था जो होती है प्रौढ़ जीवन की तैयारी की अवस्था, इस अवस्था के अंतिम समय में, यानी कि जो 12 से लेकर 18 से, तो 16 से लेकर या 17 से लेकर 18 वर्ष की, यानी कि जो बाद की अवस्था होती है, उत्तर अवस्था, जो उत्तर किशोरावस्था होती है, इसमें प्रौढ़ जीवन की तैयारी होती है। यानी कि आने वाला जो नेक्स्ट में प्रौढ़ जीवन है, यानी 18 से बाद का जो जीवन है, प्रौढ़ काल होता है, वह प्रौढ़ काल का ही तैयारी इसमें होता है। अर्थात यहीं से स्टार्ट हो जाता है प्रौढ़ काल। ठीक है। फिर बहिर्मुखी रुचि होती है। रुचि का मतलब होता है इंटरेस्ट का मतलब होता है किसी के साथ लगाव करना, यानी किसी चीज को चाह रखना। ठीक है। तो बहिर्मुखी का मतलब तमाम प्रकार की चीजें ऐसी होती हैं जो हमेशा जैसे बाहरी तरह से हमेशा वह क्या करता है कि उसको चाह रखता है कि ये सारी चीजें हमारे पास हो जाएं। बहिर्मुखी रुचि का मतलब यही होता है, या बहुमुखी रुचि भी कर सकते हैं रुचि। ठीक है। फिर उसके बाद 6 नंबर पे समायोजन का अभाव का मतलब होता है किसी भी वातावरण के साथ सामंजस्य की प्रक्रिया को समायोजन करते हैं, यानी किसी भी परिस्थिति के साथ सामंजस्य स्थापित कर लेना, इस चीज को समायोजन करते हैं। और समायोजन का अभाव किशोरावस्था में बच्चों को देखा जाता है कि वह किसी भी परिस्थिति के साथ सामंजस्य नहीं स्थापित कर पाते हैं, अर्थात इसमें समायोजन का अभाव होता है, चाहे वो किसी भी परिस्थिति हो। फिर उसके बाद 7वें नंबर पे समलिंगी भावना का विकास। समलिंगी भावना का विकास से तात्पर्य यह है कि जब इस अवस्था में, किशोरावस्था में बच्चे रहते हैं, तो अपने साथ के जितने भी बच्चे होते हैं, जितने भी स्टूडेंट, मान लीजिए किसी क्लास में अगर बच्चे हैं, उसमें लड़कियां भी हैं और लड़के भी हैं, तो एक दूसरे से, यानी विषम लिंगी की भावना होती है कि नहीं ये लड़कियां हैं, ये लड़के हैं, इस तरह की उनके अंदर भावनाएं होती हैं। फिर उसके बाद आदर्श निर्माण और वीर पूजा की तीव्र भावना होती है। इस अवस्था में आदर्श निर्माण मतलब उसको, उन बच्चों को अगर किसी कार्य को करने के लिए कहा जाए तो वो बिल्कुल अच्छी तरह से वह अपने आप को साबित करने के लिए वहां पे तुरंत उस कार्य में लग जाते हैं। और वीर पूजा की भावना में तीव्र विकास होता है। वीर पूजा का मतलब जो भी हमारे वीर हैं, जो भी स्वतंत्रता संग्राम के जितने भी वीर हैं,
उन सभी को पूजा, उन सबको मानना इस अवस्था की एक विशेषता होती है। फिर उसके बाद 9 नंबर पे नैतिकता व धर्म का प्रभाव। नैतिकता और धर्म का प्रभाव मतलब इस अवस्था में, किशोरावस्था में बच्चा नैतिकता का जो होता है, नैतिकता यानी जो नैतिकता से तात्पर्य यह है कि जो उसके व्यवहार हैं, समाज में किस प्रकार से रहना है, वो सारी चीजें व्यवहार और धर्म का विशेष प्रभाव पड़ता है। क्योंकि इस समय बच्चा बिल्कुल एक्टिव और एक तरह से कह सकते हैं कि वह सक्रिय सदस्य हो जाता है और वह धर्म और नैतिकता के बारे में भी अधिक से अधिक जानकारी उसके ऊपर पड़ती है, वह ग्रहण करता है, इसलिए उसका प्रभाव जो है बच्चे के ऊपर अधिक पड़ता है। फिर उसके बाद स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्रता और विद्रोह की भावना यानी स्वतंत्रता का मतलब बच्चा हमेशा स्वतंत्र रहना चाहता है, किसी भी बंधन से वह में नहीं रहना चाहता, हमेशा उस बंधन से मुक्त रहना चाहता है, चाहे किसी भी प्रकार का बंधन हो। फिर उसके बाद विद्रोह की भावना यानी कि किसी प्रकार का बच्चे के लिए, यानी किशोरावस्था के जो बच्चे होते हैं, 12 से लेकर 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, विद्रोह करना उनके लिए आम बातें होती हैं, यानी किसी से लड़ाई झगड़ा करना इत्यादि सारी चीजें विद्रोह के अंतर्गत आ जाएंगी। फिर 11वें नंबर पे आत्मनिर्भरता और अहम का भाव। आत्मनिर्भरता का मतलब बहुत सारे कार्य ऐसे होते हैं जो किशोरावस्था में बच्चा स्वयं ही करने लगता है, यानी स्वयं ही निर्भर हो जाता है। वह अहम भाव से तात्पर्य यह है कि जैसे फ्रायड ने कुछ भाव दिए थे जिसमें इड, ईगो और सुपर ईगो था, इदम, अहम और परा अहम। तो अहम का मतलब इसमें बच्चे में अहम सारी चीजें, अहम की भावनाएं विकसित हो जाती हैं। नेक्स्ट, अपचार व अपराध की ओर झुकाव, अर्थात इस अवस्था में बच्चा, अपचार का मतलब क्रोध, हमेशा क्रोधित होता है, और अपराध का मतलब ऐसे दुष्ट भरे कार्य में भी दुष्टता भरे कार्य करने की ओर वह झुकाव उसका बढ़ जाता है। अपराध और अपचार का मतलब इसलिए हो जाता है क्योंकि बच्चे इस अवस्था में हमेशा तनाव और तूफान जैसी अवस्थाएं उसके अंदर हमेशा होता है, तमाम तरह चीजें ख्वाब देखता रहता है। तो इसीलिए जब भी उसको थोड़ा सा भी किसी भी चीज की महसूस होता है, यानी कमी या फिर दबाव का महसूस होता है, तो तुरंत वह अपराध की ओर अग्रसर हो जाता है। फिर वहीं पे सौंदर्य और आकर्षण की भावना। सौंदर्य और आकर्षण की भावना का मतलब यह है कि हमेशा इस अवस्था का बच्चा सुंदर तो दिखता ही है, साथ ही साथ वह सुंदर वस्तुओं की तरफ या सुंदर किसी भी फीमेल की तरफ वह आकर्षण हमेशा उसका बना रहता है। तो इसलिए सौंदर्य व आकर्षण की भावना इस आयु स्तर को, यानी कि किशोरावस्था को कहा जाता है। तो ये विशेषताएं थी किशोरावस्था की जो 12 से लेकर 18 वर्ष के बच्चों की होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण वगैरह पूछे जाते हैं, चाहे वह इस नामकरण से लेकर के हो या फिर यह तनाव तूफान या ख्वाब की अवस्था को लेकर के हो कि इन्होंने किसने कहा ऐसा, तो स्टेनले हॉल ने कहा, चाहे फिर सौंदर्य आकर्षण की भावना किस अवस्था में होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ किशोरावस्था हो जाएगा। ठीक है, तो इस विशेषता ये किशोरावस्था की थी। फिर हम लोग प्रौढ़ावस्था की विशेषता देखते हैं। तो प्रौढ़ावस्था का मतलब होता है मेच्योरिटी, और मेच्योरिटी का मतलब होता है परिपक्वता। प्रौढ़ावस्था में परिपक्वता आ जाती है बच्चे के अंदर, जो भी 18 से लेके मतलब 18 के बाद की जो आयु होती है उस बच्चों में परिपक्वता आ जाती है। गृहस्थ जीवन या पारिवारिक जीवन की गतिविधियां इस आयु स्तर के जो बच्चे हैं उनके ऊपर हो जाती है, यानी कि इसमें गृहस्थ जीवन या पारिवारिक जीवन की उसको लेकर के चलना होता है। तो ये एक विशेषता है। वहीं पे वास्तविक जीवन की अंतःक्रिया, वास्तविक जीवन से संबंधित जितनी भी क्रियाएं हैं इस अवस्था के बच्चे को करना पड़ता है। फिर सबसे अधिक विकास इसी अवस्था में होता है। सबसे अधिक विकास का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो इसके ऊपर मतलब इससे डिपेंड हो जाते हैं, चाहे पारिवारिक जीवन से लेकर सामाजिक कोई भी जीवन हो, उस सारी गतिविधियों को करना होता है। इसलिए इसमें कार्य अधिक करने के कारण इसमें बहुत सारे अनुभव होते हैं, और अनुभव होने के कारण इन सारी चीजों में विकास हो जाता है। फिर वहीं पे सबसे अधिक विकास इसी अवस्था में होता है। प्रौढ़ावस्था में कहा गया कि सबसे अधिक विकास होता है, नोट्स है महत्वपूर्ण चीजें हैं कि सबसे अधिक विकास इसी अवस्था में होता है, क्योंकि सारी जिम्मेदारियां इस अवस्था में आ जाती है। ये जो प्रौढ़ होता है 18 से लेकर के ऊपर की जो अवधि का, उसके अंदर इस अवस्था में सबसे अधिक विकास होने का कारण यह है कि उसके अंदर सारी जिम्मेदारियां होती हैं, और जिम्मेदारियां आने के कारण वो हर एक कार्य को करना पड़ता है, इसलिए सारे विकास उसके अंदर हो जाते हैं। फिर वहीं पे 5 नंबर पे वृद्धावस्था, ओल्ड एज, यानी 61 से ऊपर की जो आयु होती है वह ओल्ड एज यानी कि वृद्धावस्था होती है। ये बाल्यावस्था की तरह ही संवेदनशील होता है। संवेदनशील का मतलब इस अवस्था में बच्चे एकदम जो वृद्ध होते हैं बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं, बच्चों की तरह जो भी कार्य मतलब बहुत सारे ऐसे कार्य बच्चों की तरह करने लगते हैं।
फिर आध्यात्मिक चिंतन, इस अवस्था में आध्यात्मिक चिंतन यानी देवी देवताओं से लेकर के यानी कि हर एक धर्म के जो वृद्ध होते हैं, अलग अलग धर्मों के आध्यात्मिक चिंतन के प्रति उनका झुकाव होता है। फिर नई पीढ़ी के साथ मूल्यों का टकराव, नई पीढ़ी के साथ यानी कि जो वृद्धावस्था के अलग मूल्य होते हैं और नई पीढ़ी के साथ अलग मूल्य होते हैं, तो इन दोनों के मूल्यों में बहुत सारा टकराव होता है, क्योंकि वृद्ध जो होता है उसमें बहुत सारी आदर्श जैसी भावनाएं हो जाती है, जबकि नई पीढ़ी के जो बच्चे होते हैं उसमें उतनी सारी, चाहे वो नैतिकता हो चाहे कुछ भी हो, जितने भी मूल्य हैं उतनी अच्छी सी तरह से वह विकसित नहीं होते हैं। इसलिए इन दोनों में यानी वृद्ध अवस्था में और जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं उसमें टकराव हमेशा बना रहता है। और इस अवस्था को निराशा, हताश और उदास की अवस्था कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अवस्था में जो वृद्ध व्यक्ति होता है मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से यानी हर तरह से वो क्या होता है कि अक्षम होता है, और अक्षम का मतलब वो नहीं कर पाता होता है। इसलिए न करने के कारण ही उसमें निराशा जैसी भावना या उदास जैसी भावना आ जाती है। तो ये वृद्धावस्था की विशेषताएं थी। बस इस वीडियो में इतना ही विशेषताओं के। अगले वीडियो में हम लोग विकास के कुछ पक्ष होते हैं, चाहे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक और नैतिक, इस तरह से पक्ष और उनके मनोवैज्ञानिक, उन सभी जो पक्ष हैं उनमें कौन कौन से मनोवैज्ञानिक ने अपना अपना मत दिया है, सिद्धांत दिया, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।